दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ पर। दोस्तों, आज अपन बात करते हैं सामाजिक अध्ययन के लेसन 8 की जल संसाधन की। अपना पॉलिटिकल का जो पार्ट है वह कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, कल की क्लास में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जितने भी पॉलिटिकल के जो 3 चैप्टर है, 5वां, 6वां और 7वां, उन चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चनों पर अपन कल की क्लास में बात करने वाले हैं। तो कल की क्लास को किसी भी प्रकार से आप बिल्कुल देखिए, 100% देखिए, वहां से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अब बात करते हैं जल संसाधन की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल संसाधन, अपन पहले बात करते हैं संसाधन के बारे में। संसाधन होते क्या है, तब जाके अपन को पता चलेगा जल संसाधन किस प्रकार, मतलब एक संसाधन किस श्रेणी में से शामिल करते हैं। दोस्तों, संसाधन होता है कि मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन भी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वह संसाधन कहलाते हैं। यानी मानव अपनी आवश्यकता में जिन भी वस्तुओं को उपयोग में लेता है वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। तो अब अपने मन में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या मनुष्य किसी चीज का उपयोग नहीं करे तो वो वस्तु संसाधन होगी या नहीं होगी? अगर मानव ने किसी चीज का उपयोग नहीं किया तो क्या वह संसाधन नहीं होगी? तो वह वस्तु संसाधन नहीं होगी, क्योंकि जिस वस्तु का मानव अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करेगा, वही वस्तु क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अब बात करते हैं संसाधनों के प्रकारों की। संसाधन के जो प्रकार है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मोस्टली देखे जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय संसाधन तथा प्राकृतिक संसाधन। जो मानव निर्मित जो संसाधन होते हैं वह मानवीय संसाधन होते हैं। प्रकृति से जो सीधे तौर पर अपन को प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी प्रकृति से जो भी संसाधन मिलते हैं वो प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल, हवा, वायु, मिट्टी, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। लेकिन मानवीय संसाधन क्या है? प्रकृति से जो संसाधन मिले उसमें मानव ने अपने बुद्धि तथा सोच के बल पर उसको चेंज करके किसमें बदल दिया, मानवीय संसाधनों में बदल दिया। जैसे बोर्ड, लकड़ी को काटकर क्या बना दिया, बोर्ड बना दिया। तो ये कैसा हो गया, प्राकृतिक है, मानवीय। क्यों? लकड़ी कहां से मिली? पेड़ों से। पेड़ प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन लकड़ी से बनी वस्तुएं क्या है, मानवीय संसाधन है। तो इस प्रकार संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। तो जल कैसा संसाधन होगा? प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि प्रकृति से सीधे तौर पर अपन को क्या होता है, प्राप्त होता है। किसी चीज का हस्तक्षेप अपन को नहीं करना पड़ता, प्रकृति से प्रदत्त होता है। अब बात करते हैं जल संसाधन की। दोस्तों, जल एक प्राकृतिक संसाधन है जो मानव की समस्त गतिविधियों या क्रियाओं को क्या प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। पृथ्वी के धरातल पर अगर अपन देखें तो पृथ्वी के धरातल पर मैं एक बार छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूं, तो समझ में आ जाएगा। पृथ्वी, ये समस्त पृथ्वी है। तो पृथ्वी के धरातल पर 71% जो हिस्सा है उस पे तो क्या मिलता है, जल मिलता है। क्या मिलता है? जल। ये जो हिस्सा है जिसपे मैं लाइन लाइन कर डार्क लाइनिंग कर रहा हूं, ये हिस्सा है वह स्थलीय भाग है। तो स्थल भाग टोटल हो गया 29%। यानी समस्त पृथ्वी के 71% भाग पर तो क्या मिलता है, जल, और 29% भाग पे क्या मिलता है, स्थल मिलता है। तो यह पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी का जो स्थल और जल का जो अनुपात है वह है 71 और 29%। 71% जल, 29% स्थल का भाग। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो 71% जल है यह अपने आप में क्या है, 100% है। यानी टोटल जो जल है वो है क्या है, 71 है। तो अपने आप में तो ये 100% ही होगा। तो अगर इसके हिसाब से बात करें तो जो जल का जो 97% जो भाग है वह है महासागरों में। ये हिस्सा 97%, ये 3%। 97% जो हिस्सा है वह है महासागरों में। महासागरों में खारे पानी के रूप में, खारे पानी के रूप में। तथा जो 3% है वह है उपयोग योग्य, उपयोग योग्य। इस जल की बात कर रहे हैं जो अपने आप में 100% है। इसमें से 97% जो जल है वह महासागरों में खारे पानी के रूप में जमा रहता है, तथा शेष जो 3% है वह उपयोग योग्य जल होता है। अगर अपन इसकी बात करें
इस 3% उपयोग योग्य जल की अगर अपन लोग बात करें तो देखते हैं इसका 69%, इस 3% जल को अपने आप में 100% माने तो इसका जो 69% जो भाग है वह हिम के रूप में जमा होता है। हिम के रूप में जमा मतलब जो पर्वतीय जो चोटियां हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में बर्फ के रूप में ये 69% जो हिस्सा है वह इसका क्या है, जमा हुआ है। किसके रूप में, बर्फ के रूप में। अब 30% हिस्से की बात करें, बच गया 30% जो हिस्सा है वह हिस्सा भूमिगत जल के रूप में होता है, यानी भूमि के अंदर से जो जल अपन ट्यूबवेल के द्वारा निकालते हैं वो होता है भूमिगत जल, भूमिगत जल के रूप में, भूमिगत जल के रूप में। अब 69 और 30 कितने हो गए, 99, बच गया कितना, 1%। ये जो 1% जो जल है वह मानव द्वारा उपयोग किया जाता है, मानव द्वारा उपयोग किया जाता है, अपने विभिन्न दैनिक जीवन की जो आवश्यकताओं में उपयोग किया जाता है वह कितना है, 1%। अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितने प्रतिशत जल का उपयोग किया जाता है, तो कितने प्रतिशत का किया जाता है, 1%। यानी कहे तो 1% जल का उपयोग मानव अपने पेयजल, सिंचाई तथा आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति के लिए करता है। कितने प्रतिशत, 1% जल का क्या करता है, वह उपयोग करता है। अब बात करते हैं दोस्तों जल प्रबंधन के बारे में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जल के प्रबंधन या जल के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, विश्व में या भारत की बात कर ले तो भारत में जो जल प्रबंधन या संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, या विश्व में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर एक ही होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है जनसंख्या में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है या वृद्धि होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। तो जनसंख्या की वृद्धि और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से जल संसाधनों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, काफी दुष्प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण जल का जो संतुलित उपयोग है, प्रबंधन है और संरक्षण है, इसकी आवश्यकता पड़ी। यानी जनसंख्या की वृद्धि हुई और ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो क्या होने लगा है, धीरे धीरे बढ़ने लगा है। क्यों, प्रदूषण की वजह से। प्रदूषित जो कारक है वो क्या करते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। अब वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जल क्या होगा, वाष्प के रूप में गर्म होकर जल ज्यादा उठेगा और जल की क्या होगी, कमी होगी। तो बढ़ती हुई जनसंख्या और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो जल संसाधनों पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उनकी वजह से उन जल को क्या करना, समुचित जो उसका प्रबंधन है वह किया जाना तथा उसका संरक्षण किया जाना क्या हो गया, आवश्यक हो गया। अब देखते हैं जल प्रबंधन को अपन किस प्रकार से पढ़ेंगे। दोस्तों वर्षा के जल का जो अधिकांश भाग है वह नदियों के माध्यम से समुद्रों में व्यर्थ चला जाता है। मतलब नदियां मीठे पानी का स्रोत होती है और समुद्र खारे पानी का क्या होता है, स्रोत होता है। तो वर्षा के जल का जितना भी पानी है वो लगभग जो पानी है अधिकांश जो उसका भाग है वह नदियों के माध्यम से कहां पहुंच जाता है, समुद्रों में व्यर्थ चला जाता है। इस व्यर्थ होते हुए जल यानी इस व्यर्थ होने वाले जल का जो सदुपयोग अगर बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग की पूर्ति और मानसून की अनियमितता तथा अनिश्चितता हेतु सूखे व अकाल से निपटने के लिए कर लिया जाए तो वह क्या कहलाता है, जल प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है, जल प्रबंधन कहलाता है। जल प्रबंधन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि वर्षा के जल का जो अधिकांश भाग है वह नदियों के माध्यम से समुद्रों में व्यर्थ चला जाता है। अगर इस व्यर्थ होने वाले जल का सदुपयोग अगर बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग की पूर्ति में और मानसून की अनियमितता तथा अनिश्चितता के कारण सूखे तथा अकाल की स्थिति से निपटने के लिए अगर उचित प्रबंधन कर दिया जाता है या उचित व्यवस्था कर दी जाती है, उसका उपयोग कर लिया जाता है तो वह क्या कहलाता है, जल का प्रबंधन कहलाता है। दोस्तों आजादी के बाद से देश में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से क्या की गई, बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं लागू की गई या बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं का प्रारंभ कर दिया गया। कब, स्वतंत्रता के बाद। कौन सी योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय यानी 5 साल के लिए सरकार के द्वारा एक प्लान लिया जाता है जो विशेष उद्देश्यों के लिए कार्य करता है। यानी हर 5 साल
सरकार का एक फिक्स दिशा होती है, उस दिशा में सरकार अपना कार्य करती है। कई बार वो खेती हो जाती है, कई बार सिंचाई हो जाती है, कई बार जल विद्युत हो जाता है, कई बार ऊर्जा संसाधन, कई बार गैर ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत, परंपरागत, अलग अलग तरीके के जो दिशा निर्देशों के आधार पर सरकार क्या करती है, 5 साल में एक प्लानिंग लेकर चलती है, जो पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, जिस इन पंचवर्षीय योजनाओं से बाढ़ व सूखे से समस्याओं से बचाव, बिजली, पेयजल की आपूर्ति, सिंचाई, मछली पालन और पर्यावरण संरक्षण आदि में काफी ज्यादा क्या मिलने लगा है, सहयोग मिलने लगा है। किससे? बहुउद्देशीय परियोजनाओं से। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है? अब बार बार ये शब्द कर रहे हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो दोस्तों, बहु यानी बहुत सारे, उद्देश्य मतलब उद्देश्य, यानी बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति करती हो, यानी जल की ऐसी परियोजनाएं जो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करती हो, जैसे पेयजल, सिंचाई, मछली पालन, विद्युत की आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, ये सभी जो उद्देश्य हैं इनकी पूर्ति करती हो। मतलब एक उद्देश्य के लिए नहीं बनाएगी, अनेक उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है। वो क्या कहलाती है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है। भारत में इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो उद्घाटन है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने इन जल परियोजनाओं को आधुनिक भारत के क्या कहा? मंदिर कहा। इन जल परियोजनाओं को क्या कहा? आधुनिक भारत के मंदिर कहा। भारत में जो परियोजनाएं हैं वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा लागू की जाती है, यानी कई परियोजनाएं ऐसी है जिनको केंद्र सरकार लागू कर रखी है, कई योजनाएं ऐसी है जिनको राज्य सरकार। अब कौन सी केंद्र सरकार करती है, कौन सी राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई है, उनके बारे में अपन अध्ययन। बहुउद्देशीय परियोजना कौन लागू करता है? केंद्र तथा राज्यों के द्वारा लागू की जाती है। ये राज्य द्वारा और केंद्र द्वारा, यानी केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन सी है और राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लागू की जाती है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा जो लागू की गई योजनाएं हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है भाखड़ा नांगल नहर परियोजना। भाखड़ा नांगल नहर परियोजना जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरी है वह है रिहंद। कौन सी? रिहंद परियोजना। उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना। उसके बाद हीराकुंड परियोजना। कौन सी? हीराकुंड परियोजना। फिर कोसी परियोजना और अंतिम है वो है टिहरी परियोजना। ये जो परियोजनाएं हैं वह केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, रिहंद परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना और टिहरी परियोजना। अगर राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई की बात करें तो इसमें आती है चंबल घाटी परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, माही परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, मचकुंड परियोजना। ये जो सारी परियोजनाएं हैं ये सभी किसके अंतर्गत आती है? राज्य सरकार द्वारा चलाई गई जो परियोजनाएं हैं उनके अंदर जो शामिल है वह है चंबल, नागार्जुन, माही, तुंगभद्रा, सरदार सरोवर और मचकुंड। ये केंद्र सरकार के द्वारा और ये राज्य सरकार के द्वारा। अब एक एक का करके क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना की, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित क्या है? परियोजना है। दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध की देख बताते हैं किसी स्थिति में इसकी। ये व्यास नदी है जिससे
सतलज नदी भी मिलती है। ये सतलज है। सतलज नदी का ये जो क्षेत्र है यह है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, क्षेत्र कौन सा? बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर क्षेत्र। ये जो बिंदु है यह है भाखड़ा बांध। कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध। इसी भाखड़ा बांध के जस्ट नीचे यहां बांध है नांगल बांध। कौन सा बांध है? नांगल बांध। ये जो बीच की दूरी है यह इनकी बीच की दूरी है 13 किलोमीटर, यानी भाखड़ा नांगल जो बांध है उससे 13 किलोमीटर नीचे कौन सा बांध बना हुआ है? नांगल बांध बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नांगल बांध? तो कौन सी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है। कहां बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट यह बांध बना हुआ है। ये इतनी बातें अपनी इस डायग्राम से क्लियर हो जाती हैं। अब देखो यहां से यह नहर, ये क्षेत्र है वह है पंजाब। कौन सा क्षेत्र है? पंजाब। पंजाब से यह जाती है हरियाणा, हरियाणा से यह निकलती है राजस्थान का जो ऊपरी क्षेत्र है गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। यह है राजस्थान। मतलब मतलब यह है कि यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीन राज्यों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। अब बात करते हैं इसका निर्माण। दोस्तों इसका निर्माण सन 1948 में किया गया, 1948 में, तथा इसका निर्माण पूर्ण हो गया सन 1963 में। यानी ये आरंभ और ये पूर्ण। इसका निर्माण 1948 में तथा पूर्ण कब हो गया? 1963 में। अब बात करते हैं आगे। यह देश की सबसे बड़ी तथा महत्वपूर्ण परियोजना है। देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण क्या है? परियोजना है। यह सतलज नदी पर, कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट बना हुआ है। कहां बना हुआ है? सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट यह बांध बना हुआ है। दो बांधों का क्या किया गया? निर्माण किया गया। एक भाखड़ा तथा दूसरा नांगल। भाखड़ा बांध की जो लंबाई है वह है, भाखड़ा जो बांध की लंबाई है वह है 518.16 मीटर इसकी लंबाई। अगर इसकी इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 167.64 मीटर, 167.64 मीटर। इसकी लंबाई है 518.16 मीटर और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई है वह 167.64 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। इसके निर्माण का उद्देश्य क्या है दोस्तों, वो बताते हैं अपन। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है उसका निर्माण का क्या उद्देश्य है? भाखड़ा नांगल जो परियोजना है उसके निर्माण का उद्देश्य है कि सतलज तथा यमुना नदी, सतलज तथा यमुना नदी, इसका इस क्षेत्र से यमुना नदी गुजरती है, तो सतलज तथा यमुना नदी का जो बीच का जो मध्यवर्ती जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई तथा जल विद्युत की सुविधाएं उपलब्ध करवाकर वहां का आर्थिक विकास करना। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सतलज तथा यमुना नदी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में जल
पेयजल पेयजल, जल विद्युत और सिंचाई, तीनों जो व्यवस्थाएं हैं वह उपलब्ध करवाकर उस क्षेत्र का क्या करना, आर्थिक विकास करना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों यह सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में सबसे बड़ा बांध है। सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध है। इन बांधों से अनेक तरह की नहरें भी निकाली गई, नहरें निकाली गई। एक तो भाखड़ा नहर, कौन सी, भाखड़ा नहर, एक सरहिंद नहर, बिस्त दोआब नहर, सरहिंद नहर, बिस्त दोआब नहर और नांगल नहर। ये नहरें इस बांध से निकाली गई तथा कई विद्युत घरों का भी क्या किया गया, निर्माण किया गया। इसके ऊपर कई विद्युत घरों का भी क्या किया गया, निर्माण किया गया, जैसे नांगल कोटला, नांगल कोटला, गंगवाल, गंगवाल में दोस्तों दो विद्युत घर थे। गंगवाल में कितने थे, 2 विद्युत घर। तो कई नहरें निकाली गई, भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, बिस्त दोआब नहर, नांगल नहर, और विद्युत घर में नांगल कोटला गंगवाल में 2 विद्युत घरों का क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो ये समस्त जो प्रक्रिया थी वह है भाखड़ा नांगल बांध की प्रक्रिया। अब बात करते हैं आगे दामोदर घाटी परियोजना की। अब बात करते हैं दामोदर घाटी परियोजना की। दोस्तों इस परियोजना का जो शुभारंभ है, जिसका आरंभ है वह 1948 में किया गया और इसका जो विचार है वह स्वतंत्रता के समय जुलाई 1947 में ही इसके बारे में जो है बातें कर ली गई थी। दोस्तों यह स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, जो पश्चिमी बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है। जो किसकी है, पश्चिमी बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है। पश्चिमी बंगाल और झारखंड दोनों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। दोनों की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों पश्चिमी बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। इस दामोदर नदी को क्या बोलते हैं, पश्चिमी बंगाल का शोक या बंगाल का शोक। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस नदी में प्रति वर्ष क्या आती है, बाढ़ आती है और भयंकर अपरदन होता है, मृदा अपरदन बड़े भयंकर रूप से होता है। यह नदी पश्चिमी बंगाल में अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए भी कुख्यात है, मतलब प्रसिद्ध नहीं है, कुख्यात बोलते हैं। गलत कार्यों के लिए जो प्रसिद्धि होती है वह कुख्यात कहलाती है ना। तो दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो किसको कहेंगे, दामोदर नदी को। पूछ ले जाए क्यों कहा जाता है, तो क्या लिखेंगे, यह नदी पश्चिमी बंगाल में मार्ग परिवर्तन, अपरदन तथा बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे पश्चिमी बंगाल का क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। क्योंकि इसकी बाढ़ की वजह से पश्चिमी बंगाल में हर प्रति वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में जो है जनजीवन तहस नहस होता है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का इस नदी को शोक कहा जाता है। दोस्तों यह नदी है वह छोटा नागपुर के पठार से पूर्व की ओर बिहार व झारखंड से होकर पश्चिमी बंगाल में आते आते हुगली नदी में मिल जाती है। मतलब छोटा नागपुर के पठार से निकलती हुई यह नदी बिहार झारखंड में बहती हुई पश्चिमी बंगाल में आके हुगली नदी से मिल जाती है। दामोदर नदी का जो क्षेत्र है, यानी जिन क्षेत्रों में यह बहती है उस क्षेत्रफल देखें तो 18,000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में होने के कारण
इस क्षेत्र का जो बाढ़ है, बाढ़ आती है जब इस क्षेत्र में, तो देख लो कितना बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता होगा। इसीलिए इसको अपन बंगाल का क्या कहते हैं, शोक कहते हैं, क्योंकि 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका पूरा जो बाढ़ और अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है वह बहुत बड़ा क्षेत्र है, 18,000 वर्ग किलोमीटर। इसलिए भारत सरकार ने अमेरिका की जो टेनीसी नदी घाटी परियोजना है उसी की तर्ज पर भारत में दामोदर घाटी परियोजना की क्या की, स्थापना की। किससे प्रेरित होकर, टेनीसी नदी घाटी परियोजना यानी टेनीसी वैली सिविलाइजेशन, टेनीसी नदी घाटी परियोजना से प्रभावित होकर, किससे, टेनीसी नदी घाटी परियोजना से प्रभावित होकर भारत में कौन सी योजना लागू कर दी, दामोदर घाटी परियोजना का शुभारंभ कर दिया। जिसका उद्देश्य क्या था, इस दामोदर घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या था, पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड के जो नदी घाटी के क्षेत्र हैं उसका क्या किया जाना, आर्थिक विकास किया जाना और स्थानीय निवासियों के जीवन या जीवन स्तर में क्या किया जाना, सुधार किया जाना। पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड के जो नदी के घाटी के जो क्षेत्र हैं उनका आर्थिक विकास करके स्थानीय निवासियों को लाभान्वित करना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, इस परियोजना का जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वह यह था। इस परियोजना के तहत बोकारो, चंद्रपुर तथा दुर्गापुर में 3 जल विद्युत घरों का क्या किया गया, निर्माण किया गया। विद्युत ग्रहों का इस पे क्या किया गया, निर्माण किया गया। इस नदी घाटी परियोजना के क्षेत्र में इनका निर्माण किया गया विद्युत घरों का। कौन कौन से, बोकारो, कहां है बोकारो, झारखंड में, चंद्रपुर और दुर्गापुर, ये सारे ये है पश्चिमी बंगाल में। चंद्रपुर और दुर्गापुर कहां मिलते हैं, पश्चिमी बंगाल में, बोकारो है झारखंड में। ध्यान रखना, मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 विद्युत घरों का क्या किया गया, निर्माण किया गया, चंद्रपुर में, बोकारो में और दुर्गापुर में, तथा 2500 किलोमीटर नहर प्रणाली का क्या किया गया, विकास किया गया। कितने किलोमीटर, 2500 किलोमीटर क्षेत्र तक नहर प्रणाली का इसके अंतर्गत क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, दामोदर घाटी परियोजना का जो शुभारंभ है वह 1948 में, यानी इसको प्रारंभ कर दिया गया। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। स्वतंत्र भारत की यह प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना है जो पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का जो विकास है वह अमेरिका की टेनीसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर इसका निर्माण किया गया है। इसके ऊपर विद्युत घरों का भी निर्माण किया गया है 3 बोकारो, चंद्रपुर तथा दुर्गापुर नामक स्थानों पर, तथा 2500 किलोमीटर की लंबी दूरी तक क्या किया गया है, नहरों का विकास किया गया है। और इसका जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वह कितना है, 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह अपरदन तथा बाढ़ से प्रभावित करती है। इतने बड़े क्षेत्र को यह प्रभावित करती है। जो दामोदर नदी है वह कौन कौन से क्षेत्रों से निकलती है, छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है उसके पूर्व से बहते हुए वह बिहार और झारखंड से बहती हुई कहां मिलती है, पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी से यह मिल जाती है। इसके निर्माण का उद्देश्य क्या था, पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड के जो नदी घाटी क्षेत्र है उनका आर्थिक विकास करना तथा स्थानीय जो निवासियों के जीवन स्तर में क्या किया जाना, सुधार। अगली जो परियोजना है दोस्तों वह है हीराकुंड परियोजना। यह प्रायद्वीपीय भारत की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, मतलब जिसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना ज्यादा होता है, वह महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की श्रेणी में रखी जाती है। इसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। यह कौन सी नदी पर है, महानदी पर। हीराकुंड जो बांध है वह कौन सी नदी पर बना हुआ है, महानदी पर बना हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, उड़ीसा का शोक कहते हैं। उड़ीसा का शोक कहते हैं किसको, महानदी को। यानी यह महानदी पर बनाया गया बांध है जो भारत की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। महानदी को उड़ीसा का क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। दोस्तों भारत सरकार के द्वारा 68 करोड़ रुपए, कितने, 68 करोड़ रुपए की लागत से, 68 करोड़ रुपए की लागत से उड़ीसा का जो संबलपुर जिला है वहां, कहां, संबलपुर जिले में इसका निर्माण किया गया। संबलपुर जिले में इस परियोजना का क्या किया गया, निर्माण किया गया। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। कौन सा बांध, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है।
विश्व का सबसे लंबा विश्व का जो सबसे लंबा बांध है वह कौन सा है? हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई 4801 मीटर है। 4801 मीटर है दोस्तों। यहाँ पर अन्य बांधों का निर्माण किया गया जिनमें तीकरपाड़ा और नराज प्रमुख है। तीकरपाड़ा और नराज ये दो प्रमुख जो अन्य बांधों का निर्माण इसके आसपास के क्षेत्रों में किया गया, हीराकुंड परियोजना के तहत किया गया। दो बांध। इस परियोजना को 2 चरणों में पूर्ण किया गया। कितने चरणों में? 2 चरणों में इस परियोजना को क्या किया गया? पूर्ण किया गया। प्रथम चरण हीराकुंड बांध बना दिया गया तथा इसके दाहिनी ओर से, कौन से ओर से? दाहिनी ओर से बोरगढ़ नहर तथा बाईं ओर से सेशन व संबलपुर नहर प्रणाली का क्या किया गया? विकास किया गया। हीराकुंड प्रथम चरण में क्या किया गया? हीराकुंड बांध बनाकर इसके दाहिनी ओर से तो बोरगढ़ नहर तथा बाईं ओर से सेशन व संबलपुर नहर का क्या किया गया? विकास किया गया। दूसरा जो चरण है, दूसरे चरण में क्या किया गया? 4 विद्युत घरों का निर्माण इसके अंतर्गत कर दिया गया। कितने? 4 विद्युत घरों का निर्माण इसके अंतर्गत कर दिया गया। फिर से रिपीट कर देता हूँ। हीराकुंड परियोजना माही नदी पर निर्मित की गई है। कितने की लागत से? 68 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया। किसको? हीराकुंड बांध को बनाया गया, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी जो लंबाई है वह कितनी है? 4801 मीटर है। ये महानदी को क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक कहते हैं। कारण वही है, उड़ीसा में यह बहुत भयंकर बाढ़ और त्रासदी का माहौल क्रिएट कर देती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक कहते हैं। इस परियोजना के तहत 2 अन्य बांधों का भी निर्माण किया गया, तीकरपाड़ा और नराज, तथा 2 चरणों में इसको पूर्ण किया गया। एक तो हीराकुंड बांध के दाहिनी ओर से बोरगढ़ नहर निकाली गई तथा बाईं ओर से सेशन व संबलपुर नहर प्रणाली का विकास किया गया। फिर दूसरे चरण में 4 विद्युत घरों का इसके अंतर्गत क्या किया गया? निर्माण किया गया। तो ये थी हीराकुंड परियोजना। अब बात करते हैं राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। यानी राजस्थान में कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं महत्वपूर्ण है, उनकी अपन बात करने वाले हैं। जिसमें अपन सबसे पहले लेते हैं चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना नाम से स्पष्ट है, कौन सी नदी पर विकास किया गया है? चंबल नदी पर। किस पे? चंबल नदी पर। यह एक मैप के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यह जो परियोजना है वह राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य की? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। ये दोनों राज्यों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। ये राजस्थान और ये मध्य प्रदेश। ये चंबल नदी का क्षेत्र। कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी। अब ध्यान से देखना दोस्तों, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। इसका आरंभ 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में इस परियोजना का है जो आरंभ चंबल नदी पर कर दिया गया था। इस नदी कौन सी? चंबल नदी के जो प्रवाह से भूमि जो अपरदन होता है और बाढ़ के कारण है, अनेक आपदाओं के बचाव के लिए 3 चरणों में इसको पूर्ण किया गया। मतलब जो परियोजना है वह 3 चरणों में की गई। कितने चरणों में? 3 चरणों में। 1, 2 और 3 चरणों में इस परियोजना को पूरा किया गया। मतलब चंबल नदी घाटी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भूमि का अपरदन बड़ी मात्रा में होता है। तो भूमि के अपरदन और उसके बाढ़ के क्षेत्र होने के कारण इस आपदा से निपटने के लिए, मतलब बाढ़ और अपरदन की जो आपदा है इससे निपटने के लिए इसको 3 चरणों में इसका प्रारंभ किया गया। तीनों चरणों को अपन देखेंगे। सबसे पहला चरण, पहले चरण में क्या हुआ दोस्तों? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बांध बनाया गया। कौन सा? गांधी सागर बांध और नहर प्रणाली का विकास किया गया। कहां? मध्य प्रदेश, जगह मंदसौर जिला। कौन सा बांध?
गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। मतलब यहां यह है गांधी सागर बांध। ठीक है, ये प्रथम चरण, यानी इसको 3 चरणों में पूर्ण किया गया। मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है उसमें गांधी सागर बांध का इसके दौरान क्या किया गया, निर्माण किया गया। दूसरा है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा नामक स्थान पर कौन सा बांध बनाया गया, राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। राणा प्रताप सागर बांध का क्या कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया। ये रावतभाटा, ये कौन सा बांध बना दिया गया, यहाँ राणा प्रताप सागर बांध। कहा, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा नामक स्थान पर। तीसरा जो चरण है वह है कोटा तथा बूंदी जिले की सीमा पर कौन सा बांध बनाया गया, जवाहर सागर बांध का निर्माण कर दिया। तीसरे चरण में क्या हुआ, ये कोटा और बूंदी की जो सीमाएं हैं उस पे बना दिया कौन सा, जवाहर सागर बांध इसके अंदर बना दिया गया। और यहाँ एक बांध है, वह है कोटा बेराज। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, चंबल घाटी परियोजना का विकास सन 1953 में किया गया। यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो चंबल नदी पर शुरू की गई। दोस्तों, इस नदी में बाढ़ और अपरदन की बड़ी समस्या होने के कारण इसको 3 चरणों में इस परियोजना को प्रारंभ किया गया। प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंदर क्या किया गया, गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। फिर दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। उसके बाद तीसरे चरण में कोटा तथा बूंदी जिले की सीमाओं पर जवाहर सागर बांध का क्या किया गया, निर्माण किया गया। अब इस प्रकार एक बांध और अपन ने देखा, कोटा बेराज। दोस्तों, बेराज का मतलब क्या होता है, बेराज का मतलब सिंचाई से होता है। किससे, सिंचाई से। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, केवल और केवल सिंचाई का कार्य। मतलब जितने भी बेराज होते हैं, जो बांध होते हैं बेराज, उनका उपयोग किसमें किया जाता है, सिंचाई के कार्यों में किया जाता है। तो यह दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक यह सूचनाएं पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।